चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज अपन क्लास कल जो कर रहे थे, पेपर्स कर रहे थे हम लोग। तो चलिए पहला क्वेश्चन लिखिए बेटा। प्रूव दैट रूट मीन स्क्वायर प्रूव दैट द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैसेस प्रूव दैट रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैसेस डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। क्वेश्चन लिख लिया? लिख लिया क्वेश्चन बेटा? लिख लिया? प्रूव दैट रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैसेस डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। डन बोल देना। डन? ओके देखिए, तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द स्क्वायर रूट ऑफ एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ द इंडिविजुअल वेलोसिटीज ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। रूट मीन स्क्वायर क्या है? RMS। तो स्क्वायर ले लो, स्क्वायर ले लिया सारी वेलोसिटीज का, ठीक ना। स्क्वायर ले लिया, फिर क्या ले लिया? मीन ले लिया और सबका रूट कर दिया, तो बेटा ये बन गई VRMS। सारे मॉलिक्यूल्स की अलग अलग वेलोसिटी का स्क्वायर, फिर उनका मीन ले लिया अपॉन n और लास्ट में रूट कर दिया, तो बेटा ये बन गई VRMS, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ओके, इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी का स्क्वायर, स्क्वायर्ड एवरेज वेलोसिटी इसको लिख सकते हो। वेयर V1 V2 V3 आर द इंडिविजुअल वेलोसिटी ऑफ द एटम्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स, इंडिविजुअल वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। नाउ VRMS की वैल्यू क्या होती है बेटा? VRMS की वैल्यू होती है √3p बाई रो। VRMS इक्वल टू होता है √3p बाई रो, और 3p बाई रो को तोड़ करके लिखते हैं 3RT बाई m। ये डेरिवेशन कराया था। तो 3RT बाई m में VRMS जो होता है प्रोपोर्शनल होता है किसके? √T के। नोट कर लो। पर मोल जो स्पीड होती है VRMS पर मोल 3RT बाई m। ठीक है ना। तो VRMS जो वेलोसिटी होती है गैस की, वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। याद रखना, V इज इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T एंड एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू T। एनर्जी जो होती है टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होती है। डन? डन? ओके, अगला क्वेश्चन लिखिए। A beam is supported at both the end। अच्छा सॉरी, ये मत लिखो, लिखो what are beams। क्वेश्चन लिखो what are beams। what are beams? beams क्या होती हैं? और लिखो find the time period of a vibrating beam। बीम क्या होती हैं और टाइम पीरियड बताइए कि वाइब्रेटिंग बीम का क्या होगा। ठीक है, लिखे, पढ़े बेटा आगे। लिख लिया क्वेश्चन? व्हाट आर बीम एंड व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेटिंग बीम्स, है ना। तो बीम क्या होती हैं? बीम्स आर बेसिकली रॉड सपोर्टेड एट बोथ इट्स एंड। लिखिए, नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लो। बीम्स जो होती हैं बेसिकली रॉड सपोर्टेड एट बोथ द एंड्स। बीम सपोर्टेड एट बोथ द एंड्स। लेट अ बीम सपोर्टेड एट द एंड्स बोथ एंड्स इफ दिस बीम इज डिस्टर्ब्ड से फ्रॉम मिडिल वाइब्रेशन विल सेट अप इट इज शोन इन फिगर। तो अगर आपने बीम को डिस्टर्ब कर दिया तो इसके ऊपर और नीचे क्या हो जाएगा? वाइब्रेशन सेट हो जाएंगे और बीम जो होगी वो वाइब्रेट करने लगेगी। नाउ टाइम पीरियड ऑफ द बीम कैसे लिया जाता है बेटा? टाइम पीरियड का एक ही फॉर्मूला होता है, T = 2 पाई
इनर्शियल फैक्टर अपॉन स्प्रिंग फैक्टर दैट इज इक्वल टू टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। ये होता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला एस एच एम करती हुई बॉडी का, टी इक्वल टू एम बाई के। यस, तो फॉर्मूला होता है टी इक्वल टू एस एच एम का टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। ओके, एम बाई के। अब बच्चों एम बाई के की वैल्यू हमें निकालनी है। एम बाई के की वैल्यू निकालेंगे। आइए एम बाई के कैसे निकालेंगे बच्चों। बीम पर जो फोर्स लगेगा, इस पे फोर्स लगेगा, वो बीम का खुद का वेट कितना होगा, एम जी। बीम का वेट क्या होगा, एम जी, तो एफ इक्वल टू एम जी। और बीम पर जो रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा वो क्या होगा, एफ इक्वल टू के इंटू एल। ठीक ना, एफ इक्वल टू के इंटू एल। एल क्या है, एल है डिप्रेशन इन द बीम। कहाँ दिख रहा है डिप्रेशन, ये देखो, ये जो लेंथ आई है ना, इसको बोलते हैं अपन एल। मतलब बीम जो है अपनी मीन पोजीशन से कितना नीचे खसक गई है, इसको बोलते हैं एल। तो एम एल, तो के एफ इक्वल टू एम जी, एफ इक्वल टू के एल दोनों, तो एम जी इक्वल टू के एल कर दो, एम जी इक्वल्स टू के एल। तो क्या हो जाएगा, एम अपॉन के की वैल्यू, एम अपॉन के इक्वल टू हो जाएगा एल बाई जी। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता था, टी इक्वल टू अंडर रूट एम बाई के। तो टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के की जाए, जहाँ पे एम बाई के है वहाँ पे रख दो एल बाई जी। तो फॉर्मूला बन गया टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। बोलो आया समझ में। यस सर। हाँ, तो ये बन गया फॉर्मूला बीम का, एस एच एम का बीम का टाइम पीरियड बन गया टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। बेटा ये फ्रंट वाली लाइट जला दो। हेलो हर्षिता, गुड इवनिंग बेटा। टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, ये निकल गया बेटा बीम का टाइम पीरियड। मतलब कोई अगर बीम सिंपल हार्मोनिकली मोशन कर रही है तो उसका टाइम पीरियड ये आ जाएगा। बीम मतलब छड़, रॉड। समझ में आया जय, क्लियर है कि नहीं है बेटा। फोटो ले लो इसकी, यस सर। फोटो ले लो, फर्स्ट पार्ट की फोटो ले लो, ये फर्स्ट पार्ट है। हर्षिता डन बोल देना। डन सर। एंड ये सेकेंड पार्ट है बेटा। एम बाई के की जगह एल बाई जी रख देना। ओके डन। चलिए ये हो गया। हाँ बच्चों, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम अभी इस वक्त सिलेबस से आपको हट गया है, तो ये क्वेश्चन बाउंस हो गया। इस क्वेश्चन को अपन नहीं कर रहे हैं। चलिए आगे क्या है। लिखो बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखो। डिराइव द रिलेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट। किसी सैटेलाइट के लिए पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी डिराइव करो। ठीक है, तो बच्चों ये मान लो ये अपने पास अर्थ है। अर्थ का मास इन लोगों ने दे दिया है एम ई, और एम ई के अबाउट जो है ये एक एम मास का सैटेलाइट जो है रिवॉल्व कर रहा है। ये मान लीजिए ये सैटेलाइट है एम मास का, और ये अर्थ के अबाउट रिवॉल्व कर रहा है सैटेलाइट। ओके चलिए, तो लिखो मास ऑफ अर्थ इक्वल टू एम ई, मास ऑफ सैटेलाइट इक्वल टू एम, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट। अगर अर्थ के नियरर है, अगर अर्थ के पास में है, तो सैटेलाइट की रेडियस को हम आर ही मान लेते हैं। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है बच्चों, नियर बाई सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है अंडर रूट जी एम बाई आर। अर्थ की नियर बाई सैटेलाइट का फॉर्मूला ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है अंडर रूट जी एम बाई आर। ये मैंने लास्ट क्लास में डेराइव करवा दिया था, जी एम बाई आर कैसे आता है। अंडर रूट जी एम बाई आर कर की वीडियो क्लास जिसने पढ़ी है उनको ग्रेविटेशन समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। बट नोट्स बना के नहीं भेजे ग्रेविटेशन के, दुख की बात ये है। जब पढ़ते हो तो फिर नोट्स बनाने में ऐतराज क्यों है भाई? क्योंकि मैं तो समझता हूँ कि पढ़ाई और नोट्स साथ साथ बनते हैं, तो नोट्स तो बन जाने चाहिए। चलिए, तो ये हो गई ऑर्बिटल वेलोसिटी।
अब ऑर्बिटल वेलोसिटी आ गई है बच्चों, तो सैटेलाइट की काइनेटिक एनर्जी निकाल लो, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो बेटा हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर पुट कर दो, वी नॉट का स्क्वायर जी एम बाई आर, तो काइनेटिक एनर्जी आ गई जी एम एम अपॉन 2 आर। ठीक है श्रुति? हर्षिता आ गया? हाँ सर। ओके। तो क्या साबित हुआ भाई कि काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, मतलब डिस्टेंस जितनी बढ़ाओगे काइनेटिक एनर्जी उतनी डिक्रीज होगी। तो देखिए रिलेशन बना लीजिए, ग्राफ बना लीजिए, आर बढ़ता जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी। ये काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है। से डन? सर 2 मिनट ऊपर का। ये श्योर श्योर बेटा। ओके ग्राफ बना लीजिए। तो ये काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ हो गया आर के साथ। पूछ सकता है शो द वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी विद रेडियस। तो बेटा आप जितना पीछे जाओगे, जितना दूर जाओगे, आपके सैटेलाइट की काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी और सैटेलाइट धीमा पड़ता जाएगा। और जितना पास में होगा उतना जोर से घूमेगा, उतनी सैटेलाइट ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई? जी एम एम अपॉन 2 आर। याद रखिएगा के ई इज इक्वल टू होती है जी एम एम अपॉन 2 आर। डन? यस सर। चलिए अब बच्चों लिखिए पोटेंशियल एनर्जी। अब लिखिए पोटेंशियल एनर्जी। बेटा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है वो नोट करो। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस जी एम एम अपॉन आर। तो देखिए यहाँ माइनस है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली निगेटिव में होती है, और अगर आर के साथ बढ़ाओगे तो आर के साथ जो होती है पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो ये देखिए नेगेटिव से होके पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जा रही है। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू -1/r। तो आर जितना आप बढ़ाते जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। एट इन्फिनिटी पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 0 होती है। तो देखो इन्फिनिटी पे ये 0 की तरफ पहुंच रही है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कितना? माइनस जी एम स्मॉल एम अपॉन आर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना निकला? जी एम स्मॉल एम अपॉन 2r। क्लियर? हाँ सर। चलिए अब दोनों को ऐड कर दीजिए तो टोटल एनर्जी आ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दोनों को ऐड कर दो। बेटा एनर्जी आ गई कितनी? -1/2 जी एम एम अपॉन आर। तो टोटल एनर्जी क्या होती है बेटा? हमेशा नेगेटिव हुआ करती है। टोटल एनर्जी हमेशा नेगेटिव होती है और आर बढ़ाने के साथ टोटल एनर्जी कम होती जाती है, बढ़ती जाती है, सॉरी 0 की तरफ बढ़ती जाती है। सो ये है टोटल एनर्जी। देखिए कोई दिक्कत ये वाला कहीं पे लिखने में दिक्कत हो जरूर बोलिएगा। एनी प्रॉब्लम? चलिए ठीक है, ये हो गया।
चलिए इसका डायग्राम तो गिवन दिया नहीं है, म्यू आर एम वन प्लस एम टू इंटू जी कंबाइंड बॉडी फ्रिक्शन फोर्स इक्वल्स टू पुल फोर्स। चलिए बच्चों डायग्राम बनाइए एक, इसमें ये जो क्वेश्चन नंबर 25 है इसका डायग्राम बनाइए। बेटा एक मान लीजिए आपके पास कोई बॉडी है, एक 5 किलोग्राम है और एक 10 किलोग्राम की बॉडी है। तो ऐसा सिस्टम बना लो, ये एक टेबल है, इस पे नीचे रखी गई है 10 किलोग्राम की बॉडी, ऊपर रखी गई है 5 किलोग्राम की बॉडी। ठीक है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर बेटा आपके पास जो है बॉडी रखी गई है 5 किलोग्राम की, 10 किलोग्राम की, और आप 10 किलोग्राम की बॉडी पर फोर्स लगा रहे हैं कितने का? एक पुल फोर्स लगा रहे हैं बच्चों। फोर्स का नाम है P इक्वल टू 200 न्यूटन। बनाइए बेटा, फोर्स का नाम है 200 न्यूटन। न्यूमेरिकल कर रहे हैं, फोर्स का नाम है 200 न्यूटन। ओके, ये जो बॉडी है और इसके नीचे जो फ्रिक्शन लग रहा है बेटा, इसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट दिया गया है म्यू इक्वल टू 0.15, म्यू इक्वल टू 0.15। क्लियर? Yes, sir. हाँ, आपको बताना है कि यहाँ पर कितना फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। आपको बताना है कि सरफेस पर कितना फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आया हर्षिता समझ में कि नहीं आया? हाँ सर। चलिए, तो मास ऑफ द बॉडी ए 5 किलोग्राम, मास ऑफ द बॉडी बी 10 किलोग्राम, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडीज एंड टेबल, हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाइड ऑन ए पी दैट इज इक्वल टू 200 न्यूटन। मतलब बॉडी ये नीचे है, मतलब 5 के ऊपर 10 रखी हुई है। खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए, रिएक्शन ऑफ द पार्टीशन बेटा फॉर्मूला होता है कि F इक्वल टू म्यू इंटू आर। नोट करो बेटा, F इक्वल टू म्यू इंटू आर। कितना फ्रिक्शन लगेगा? F इक्वल टू म्यू इंटू आर। तो म्यू आर की वैल्यू क्या होगी यार बच्चों? आर मतलब रिएक्शन फोर्स। तो दो मास काम कर रहे हैं, एक 10 का रखा है, उसके ऊपर 5 का रखा है, तो रिएक्शन फोर्स क्या बनेगा? आर। आर इक्वल टू होगा m1 प्लस m2 इंटू जी, नेट मास इंटू ग्रेविटी। तो ये बन गया आर। तो म्यू m1 प्लस m2 5 प्लस 10 और जी की वैल्यू 9.8। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लग गया? 22.05 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स लग गया। ठीक है, यस सर। ओके। 22.05 का फ्रिक्शन फोर्स लग गया इस पे। चलिए अब देखिए, जो फोर्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा वो कितना होगा? भाई आपने 200 लगाया और बदले में पीछे लग गया फ्रिक्शन फोर्स, तो जो नेट फोर्स बाहर बन के निकलेगा वो क्या होगा? आगे आपने जो लगाया माइनस फ्रिक्शन फोर्स। तो पुल माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू नेट फोर्स। तो लिखो नेट फोर्स टू द राइट एक्सर्टेड ऑन द बॉडी। क्यों? क्योंकि आप जो लगा रहे हो वो कितने न्यूटन का है? 200 न्यूटन का है। और पीछे जो फ्रिक्शन लग रहा है वो कितने न्यूटन का है? 22.5 का। ये आपने कैलकुलेट किया 22.5 न्यूटन। तो बड़ा कौन है? 200 न्यूटन। तो 200 में से 22.5 माइनस कर दो, तो आंसर आ गया 177.95 न्यूटन। ये आपका फ्रिक्शन फोर्स आ गया 177.95 न्यूटन। ठीक है, ओके। तो ये आ गया बच्चों हमको फ्रिक्शन फोर्स। तो यही हमको निकालना था, फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा। तो फ्रिक्शन फोर्स इक्वल्स टू आ गया अपने पास, सॉरी एफ डैश, मतलब कि जो नेट फोर्स लगेगा, एफ फ्रिक्शन तो ऊपर निकल चुका है, तो जो नेट फोर्स लगेगा बच्चों वो होगा 177.95 न्यूटन। जो नेट फोर्स आ गया वो 177.95 न्यूटन बनेगा। बच्चों लिख लिया आप लोगों ने? हाँ सर। ओके, चलिए तो जिस पार्ट में कॉस्ट है वो नहीं आएगा? क्या बेटा? जिस
पे आपने क्रॉस लगाया वो नहीं आएगा। हाँ, एक्चुअली इसमें डायग्राम नहीं है इसलिए क्लियर नहीं हो रहा है, इसमें मैंने क्रॉस लगाया है, ठीक है ना। चलिए अब लिखिए एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द सिस्टम। लिखो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द सिस्टम। अगर इसी सिस्टम का आपको एक्सेलरेशन निकालने को बोल दिया जाए तो एक्सेलरेशन कितना होगा। लिखो एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। तो फोर्स कितना दिया है बेटा, जो नेट फोर्स काम कर रहा था वो कितना था 177.95, अपॉन में मास रख दो 5 और 10, तो बेटा सॉल्व करके ये ले आओगे, बन जाएगा। हाँ सर। चलो नोट कर लो, ये एक्सेलरेशन आ गया, नेट एक्सेलरेशन इतना होगा। नेट एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स बाई मास। क्लियर, चले आगे। हाँ सर। ओके Yes, sir. चलिए चलिए ठीक है। हाँ बच्चों लिखिए, हेडिंग डालिए वन डायमेंशन। लिखो हेडिंग डालो, टॉपिक पूरा है। लिखो वन डायमेंशन इलास्टिक कॉलिजन। वन डायमेंशन इलास्टिक कॉलिजन। वन डायमेंशन इलास्टिक कॉलिजन, इसमें क्या क्या फाइंड करने को आता है बच्चों। इसमें आता है फाइनल वेलोसिटी, इसमें आता है फाइनल वेलोसिटी फाइंड करने को। नंबर 2 क्या आता है निकालने को, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी भी निकालने को कई बार आता है, बट काइनेटिक एनर्जी का लॉस इन इलास्टिक में। तो इसमें पहला पार्ट आप यही लिखिए कि फाइनल वेलोसिटीज निकालने को। चलिए समझिए बच्चों, मान लीजिए बेटा आपके पास दो मास हैं, एक का मास है m1, एक का मास है m2। टकराने के पहले ये u1 से आ रहा था, ये u2 से आ रहा था। u1 तेज होगा u2 से, तभी टकरा पाएगा, क्योंकि ये तेजी से आएगा और ये इसके तुलना में स्लोली जाएगा। टकराने के बाद नई वेलोसिटी हो गई v1 इस वाले की, और इसकी हो गई v2। बना लो बच्चों दो डायग्राम, बिफोर कॉलिजन वेलोसिटी u1 u2 एंड आफ्टर द कॉलिजन वेलोसिटी इज v1, v2। टकराने के बाद वेलोसिटी v1 v2। ठीक है बच्चों। यस। हाँ चलिए, यहाँ पर कभी भी एक्सटर्नल फोर्स कहीं से नहीं लगा है, मतलब एफ एक्सटर्नल 0 है, मतलब मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। मोमेंटम कंजर्व रहेगा, मतलब इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। पढ़ो जय, फिगर शो, फिगर शोज Figure shows two bodies of masses m1 and m2 moving with velocity u1 and u2 respectively along a single axis. They collide involving some use of kinetic energy. Therefore, the collision is inelastic. Let v1 and v2 be the velocity of the two bodies after collision. As the ओके two bodies ओके of one ओके, system वेट is बेटा, closed and isolated. वेट। देखिए यहाँ पर इनइलास्टिक कॉलिजन है, तो मैंने जो इलास्टिक आपको पढ़ाया है ये वन डायमेंशन इलास्टिक नहीं है, ये वन डायमेंशन इनइलास्टिक है। ये कुछ हद तक इनइलास्टिक कॉलिजन है, और इनइलास्टिक कॉलिजन में क्या होती है, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो अभी चीज़ें समझ में आ जाएंगी आपको। पढ़िए, एज द टू बॉडीज, As the two bodies or one system is closed and isolated, we can write the law of conservation of linear momentum for the two body system as total momentum before the collision v1 is equals to total momentum after collision. m1 u1 plus m2 u2 is equals to m1 v1 plus m2. हाँ देखिए, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम इक्वल होंगे, तो बच्चों लिखिए पहली लाइन m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, p इनिशियल इक्वल टू p फाइनल। ठीक, ठीक है बच्चों, लिख लिया इतना। हाँ, अब देखिए यहाँ पर जो केस हमको डिराइव करना है बच्चों, वो हमें डिराइव करना है परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन का। किसका डिराइव करना है जय, परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन। परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन में क्या होता है बच्चों,
टकराने के पहले तो ये दो बॉडी अलग अलग होती हैं, बट टकराने के बाद दोनों बॉडी एक दूसरे में चिपक जाती हैं। जैसे कोई टेम्पो जा रहा था और टेम्पो में आके स्कूटर टकराई और स्कूटर टेम्पो में घुस गई अंदर, तो दोनों बॉडी चिपक जाएंगी। तो दोनों बॉडी एक कॉमन वेलोसिटी से जाएंगी कि नहीं जाएंगी, बताओ। जाएगी। हाँ, तो ये कहलाता है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। हमको यहाँ पर इनइलास्टिक कोलिजन के लिए ही क्वेश्चन पूछा गया है। पढ़िए जय। परफेक्टली Perfectly inelastic collision between two bodies of masses m1 and m2. The body of mass m2 m2 happens to the initially at rest. u2 is equals to 0. After the collision, the two bodies move together with a common velocity v. The collision is perfectly inelastic as the total linear momentum of the system cannot change. Therefore, pi is equals to pf. That is m1 u1 plus m2 u2 is equals to m1 plus m2 वी। v. चलिए देखिए, समझिए, पहले ये समझ लीजिए। इनिशियल मोमेंटम बॉडी का m1 u1, दूसरे बॉडी का इनिशियल मोमेंटम m2 u2, और टकराने के बाद दोनों का मास जुड़ गया m1 और फाइनल वेलोसिटी v है। अगर टकराने के पहले अगर दूसरी बॉडी यानी कि मेरी भाषा में अगर टेम्पो खड़ा हुआ था तो u2 क्या ले लोगे, 0। तो इन लोगों ने u2 को क्या ले लिया है, 0। स्पेशल केस बना रहे हैं, u2 इक्वल टू 0। तो m1 u1 इक्वल टू m1 प्लस m2 v। तो यहाँ से v आ गई फाइनल वेलोसिटी। नोट करिए। बस ये मेन लाइनें हैं, ऊपर की एक ये लाइन और 3 लाइन ये। कहीं पर डाउट है तो प्लीज़ पूछिए। कौन सा केस है, सेकेंड बॉडी रुकी हुई है। ठीक है, यस सर। हाँ। नोइंग m1 m2 v1 वी कैन कैलकुलेट द फाइनल वेलोसिटी v। अब ये देखिए जो रेशियो है m1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 अपॉन m1 प्लस m2, ये जो रेशियो है ये 1 से बहुत कम आएगा। क्यों? क्योंकि ये बॉडी जो है हल्की बॉडी है, स्कूटर है, और स्कूटर प्लस टेम्पो का मास बहुत ज़्यादा आएगा। मतलब डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा है, तो ये चीज़ बहुत कम आएगी 1 से। तो अगर ये चीज़ बहुत कम आएगी 1 से, मतलब v इज़ लेस देन u1। v इज़ लेस देन u1। लिख लिया। Yes, sir. अब देखिए, अब निकालते हैं हम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में देखो, पहले स्कूटर आ रहा था, तो काइनेटिक एनर्जी उसकी कितनी थी, हाफ m1 u1 स्क्वायर। बाद में फाइनल काइनेटिक एनर्जी में स्कूटर और टेम्पो दोनों चिपक गए, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, हाफ m1 प्लस m2 v स्क्वायर। v की वैल्यू बेटा ऊपर से अपन ने निकाली है, ये v की वैल्यू थी, तो v की वैल्यू पुट कर दो, तो ये आ गई काइनेटिक एनर्जी दूसरी वाली। नोट करिए। ये हो गई काइनेटिक एनर्जी सेकेंड वाली। लिख लिया। Yes, sir. ओके, अब क्या निकालना हमको, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब E1 माइनस E2। अब अगला निकालेंगे हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो लिखिए, अब हम निकालेंगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। लिखो बच्चों, ये E2 आ गया अपने पास सॉल्व करने के बाद। अब लिखो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी E1 माइनस E2, तो सॉल्व करने पर ये आएगा विच इज़ पॉजिटिव। मतलब इनइलास्टिक कोलिजन में हमेशा एनर्जी का लॉस होता है, मतलब काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है। इनइलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कभी भी कंजर्व नहीं रहती है, काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा। डन।
कहीं पर कुछ पूछना है ज़रूर पूछिए। डन बोल दो, लिख लिया हो तो। Done, sir. ओके ओके गुड, समझ में आ गया, कुछ दिक्कत तो नहीं है बच्चों? चेंज इन एनर्जी पूछी गई है बस। ओके ये शीट मैंने आपको ग्रुप में भेज दी है बच्चों, अच्छे से कर लीजिएगा, जो जो क्वेश्चन टिक लगे हुए हैं वो आप कर लीजिएगा। ओके एक सेकंड, कोई आया हुआ है, देखो भाई। चलिए हाँ जय कुछ बोल रहे थे बेटा आप। हेलो, अरे ये बंद कर देना भाई गेट ये वाला। चलो हाँ अगला क्वेश्चन, ठीक है। हाँ अगला क्वेश्चन है बच्चों, ये है अगला क्वेश्चन कि दो स्लैब अगर आप कॉमन कनेक्ट करके रख रहे हो, ठीक है बेटा, अगर दो स्लैब अगर आप कनेक्ट करके रख रहे हो तो आपको बताना है कि दोनों स्लैब में जो सब्स्टिट्यूशन हीट निकाला गया है Q1 थीटा एडजॉइंटिंग टेम्परेचर इक्वल्स टू थीटा। हाँ तो आपको बताना है कि दोनों स्लैब में जंक्शन का टेम्परेचर कितना होगा। लिखिए बच्चों, लिखो इफ टू कंडक्टिंग स्लैब are connected in series, then find the temperature at the junction। तो कंडक्टिंग स्लैब का जंक्शन का टेम्परेचर फाइंड करो। समझ में आया? हेलो बोलो बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ बेटा आपके पास दो स्लैब हैं, दो पट्टियां हैं मेटल की, तो आंसर पढ़ रहा हूं देखो। कंसीडर अ कंपाउंड वॉल, कंपाउंड वॉल मतलब दो पट्टियों को मिला करके एक पट्टी बन गई, इसको बोलेंगे कंपाउंड वॉल। और अ स्लैब मेड अप ऑफ द टू मटेरियल ए एंड बी, पहले की थिकनेस है D1, दूसरे की थिकनेस है D2। पहले का कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी K1 है, दूसरे का थर्मल कंडक्टिविटी K2 है। समझ गए ना, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी K1 है, K2 है, ठीक है ना। और पहली फेस का टेम्परेचर है θ1, दूसरे फेस का टेम्परेचर है θ2। अब दोनों को आपने देखो, θ1 ज़्यादा है मतलब इधर का टेम्परेचर ज़्यादा है, इधर का टेम्परेचर कम है, तो हीट हमेशा कहाँ से कहाँ चलती है बच्चों? हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, तो हीट चलने लगेगी। ओके, टेम्परेचर θ1 and θ2 are the temperature of the end faces where θ1 greater than θ2 and theta is the temperature of the surface in contact for material A। चलिए तो पहली वाली मटेरियल के लिए क्या होगा बेटा? रेट ऑफ हीट का फॉर्मूला क्या पढ़ाया था? रेट ऑफ हीट Q इज इक्वल टू KA1 KA चेंज ऑफ टेम्परेचर, θ1 से कम होके कहाँ पर गिरा टेम्परेचर? थीटा पे, θ1 माइनस थीटा अपॉन थिकनेस ऑफ द प्लेट D1। बच्चों लिखो Q1, रेट ऑफ हीट फ्लो इन फर्स्ट प्लेट Q1, ठीक है बेटा, डोर लगा लो। एंड सेकेंड मटेरियल बी के लिए बेटा रेट ऑफ हीट फ्लो ये होगा, ये भी लिखो।
तो पहली वाली प्लेट जो है θ1 से लेके टेम्परेचर कहाँ तक गिरेगा, θ2 पर गिरेगा, और दूसरे वाले का टेम्परेचर θ2 से बढ़ करके कहाँ पे आएगा, थीटा पे आएगा। तो फॉल इन टेम्परेचर, तो क्या हुआ, चेंज इन टेम्परेचर θ माइनस θ2। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ओके, अब देखिए जय, ये दोनों स्लैब सीरीज में है, तो सीरीज में जो करंट होती है, हीट फ्लो क्या होती है, सेम, मतलब Q1 इक्वल टू Q2, Q1 इक्वल टू Q2। तो दोनों को इक्वल करके थीटा की वैल्यू निकाल लो, यही आ जाएगा, ये है आपका टेम्परेचर। यही आपका टेम्परेचर है। नोट करिए यहां तक, यही आपका जंक्शन टेम्परेचर है। जो टेम्परेचर आपका निकलेगा वो यही होगा। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ, अब बेटा अगर आप थीटा की वैल्यू, ये जो थीटा आपने निकाला है, अगर थीटा की वैल्यू अगर आप इक्वेशन नंबर 1 में रख दोगे तो पहली वॉल का हीट फ्लो आ जाएगा, अगर θ2 इसमें रख दोगे तो दूसरी वॉल का हीट फ्लो आ जाएगा। तो रेट ऑफ हीट फ्लो निकालने के लिए थीटा की वैल्यू रख दीजिए, किसी में लिखिए सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा इन इक्वेशन 1, तो ये आ गया रेट ऑफ हीट फ्लो। ये आ गया रेट ऑफ हीट फ्लो। क्या होगा, रेट ऑफ हीट फ्लो दोनों में सेम होगा, क्योंकि Q1 है मगर Q2 में भी सेम ही होगा, A θ1 माइनस θ2 अपॉन D1 बाई K1 प्लस D2 बाई K2। क्लियर है? थीटा की वैल्यू उठा करके रख दीजिए इसमें, फर्स्ट इक्वेशन में, इसमें, तो आपके पास Q1 आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताइए? ओके, तो ये हो गया कंप्लीट। लिख लिया ना बच्चों, कि नहीं लिख पाए? चलिए, हाँ ठीक है बेटा। हाँ, अगला क्वेश्चन लिखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, VIMP क्वेश्चन आए। क्वेश्चन लिखिए, राइट, युवराज अंदर लेके जाओ, डोर लगाओ बेटा, लिखो बेटा, राइट द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन इन SHM। राइट द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन इन SHM। राइट द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन इन SHM। तो SHM का डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन आपको लिखना है। तो मान लीजिए बेटा कि कोई पार्टिकल जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। कंसीडर अ रेफरेंस पार्टिकल मूविंग ऑन अ सर्किल ऑफ रेफरेंस रेडियस A विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो अगर आपके पास कोई पार्टिकल है वो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, अगर किसी पॉइंट पर इसका एंगल थीटा है, तो आप क्या लिखोगे? ओके, रेफरेंस ऑफ द रेडियस A विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, लेट द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट X एंड ट्रेस एंगुलर डिस्टेंस थीटा रेडियन इन टाइम t एट रीचेस द पॉइंट P। पार्टिकल यहाँ से चल के पॉइंट P पे पहुँच जाता है। तो हमने क्या पढ़ाया था? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू, एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो ओमेगा इक्वल टू थीटा अपॉन टी, तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। नोट करिए, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी। ठीक है, समझ में आया इतना? ओके, अब इसका डायग्राम बना लो बच्चों, तब तुम लोग को समझ में आएगा ये पूरा। ये इसका डायग्राम है, ये देखिए। मान लो ये पार्टिकल जो है पॉइंट T पर है
और इसका ये एंगल थीटा है। बहुत बड़ी इंक हो गई है तो थोड़ी छोटी कर ली जाए। तो यहां देखिए ये एंगल थीटा है और थीटा पर कितना है, ओमेगा की रफ्तार से पार्टिकल टी टाइम तक चल गया है। सो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, बिकॉज ओमेगा इज इक्वल्स टू थीटा बाई टी। यहां पर ये एंगल ट्रेस हो गया बच्चों ओमेगा टी। बना लीजिए ये डायग्राम। बना लिया? ओके ओके, देखिए let the projection of the perpendicular P on the diameter YO y dash be m, then OM y is the displacement of the SHM at time t। देखो बच्चों अब डायग्राम को देखो, ये आपके पास पॉइंट P कहीं पर यहां पर है। इस समय मान लो पॉइंट P यहां पे है, ये पॉइंट P का प्रोजेक्शन डालो इस एक्सिस पे, तो ये आप डाल दिया प्रोजेक्शन पॉइंट P का। तो यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस, ये पॉइंट P की पोजीशन x, y है, तो ये वाली डिस्टेंस क्या बन जाएगी, y बनेगी कि नहीं बनेगी, बोलो। अरे क्यों नहीं बनेगी बच्चों, ये डिस्टेंस y ही तो होगी। x एक्सिस के ऊपर की डिस्टेंस क्या होती है, y होती है कि नहीं होती है, बोलो। ये डिस्टेंस जो निकल रही है y नहीं होगी क्या जय? होगी सर। ओके, ये एंगल कितना है, थीटा। यस सर, होगी सर। ये एंगल कितना है, थीटा, है कि नहीं है? यस सर। और ये डिस्टेंस कितनी है, यहां से लेकर के यहां तक की रेडियस क्या है, इस रेडियस को a माना है आपने, तो a मान लो इस रेडियस को। तो लगा दो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर है y, हाइपोटेनस है a, तो y इज इक्वल टू हो गया a साइन थीटा। हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर। तो वैल्यू पुट कर दो थीटा की, a साइन थीटा की जगह ओमेगा टी, तो y की वैल्यू आ गई a साइन ओमेगा टी। नोट करो। क्लियर? हाँ सर। चलिए, बिल्कुल सही। तो अब देखते हैं हम यहाँ से, ये देखिए, तो y इज इक्वल टू ए साइन थीटा या y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, नंबर 1, ठीक है ना। सेम टू सेम अगर आप x एक्सिस में प्रोजेक्शन ले लेंगे पॉइंट का, बेटा x एक्सिस में प्रोजेक्शन लेंगे पॉइंट का, तो ये डिस्टेंस क्या निकलेगी, x, ये डिस्टेंस है a, ये एंगल है थीटा, तो cos थीटा टू क्या बनेगा बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेनस x अपॉन a, तो x इक्वल टू क्या बन जाएगा,